मैं डॉक्टर वैशाली चौधरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तुमड़ा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आधुनिक युग से पहले आज हम किस युग में है? आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में एक व्यवस्था या सुनते हो आप लोग वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुनते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? ये हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले लगभग 50 सालों में ही सामने आई है। तो क्या लगभग 50 सालों में सामने आया वैश्वीकरण ही भूमंडलीकृत विश्व का बनना है? नहीं, हम इसका इतिहास देखेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व की बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है। काफी सालों से व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह से जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पश्चिम एशिया से होता है, ये हमें ज्ञात हुआ है। साथ ही हमें यह भी मालूम है कि मालदीव की कोड़ियां हमें चीन और अफ्रीका से प्राप्त हुई है। मतलब मालदीव का व्यापार चीन और अफ्रीका से होता था। इसी व्यापार सिलसिले में एक हमें विशेष प्रकार के मार्ग का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पर एक मार्ग दिखाई देता है, हमारी पुस्तक में दिया गया है रेशम मार्ग, सिल्क रूट। ये एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। ये मार्ग हमें जल और थल दोनों रास्तों से दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। जमीन या समुद्र से गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रेशम मार्ग से हमारे जो धर्म प्रचारक होते थे, जिसे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद जब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार देखते हैं, तो इसी रास्ते से ये प्रचारक गए। जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ तो इसी रास्ते से ये मुस्लिम प्रचारक गए। भारत में बौद्ध धर्म जब था तो बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्हीं रास्तों से हुआ। तो आप समझ सकते हैं रेशम मार्ग का कितना अधिक महत्व था। इन्हीं मार्ग से जब लोग जाते थे तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपना भोजन भी साथ लेके जाते थे। तो हम जब देखते हैं भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू, तो हमने देखा है नूडल्स, झटपट तैयार होने वाले नूडल्स चीन से पश्चिम पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। मध्य एशिया में अरब में बना पास्ता, जिसे जो अरब से ये पास्ता जब यूरोप गया और यूरोप में वो क्या कहलाया? सिसिली इटालियन पास्ता, जिसे सब लोग जानते हैं। आज कई आम खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, मिर्ची, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोज निकाला। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया और जिन्हें बाद में अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना गया। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से आलू ले गया तो यूरोप में लोगों की जिंदगी परिवर्तित हो गई। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके, अधिक दिन तक जी सके। आलू का ये सिलसिला इतना अधिक चला, मतलब इतना अधिक आलू यूरोप में खाया जाता है कि एक वाकया, एक नाटक, एक इंसिडेंट हमारी किताब में दिया गया है आयरिश अकाल का, आयरिश आलू अकाल का। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई। कहां पर? आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू की फसल तबाह हो गई और कई लाख लोग भूख से मर गए और उस अकाल को आयरिश अकाल या आलू अकाल के नाम से जानते हैं। 15वीं सदी में हमारा देखते हैं कि अमेरिका की खोज हो गई।
फिर 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश किस प्रकार से बनाया? उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं होती थी, उनके पास कोई बड़े हथियार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उनके पास एक कोई बड़ी सैनिक ताकत भी नहीं थी। फिर यूरोपियों ने अमेरिका को किस प्रकार से अपना उपनिवेश बनाया। जो अमेरिका अमेरिका की खोज से पहले यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली एक बीमारी जिसे कहते हैं चेचक, इस चेचक रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे और यूरोप के लोगों में एक बीमारी थी जिसका नाम था चेचक। जब ये चेचक की बीमारी अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के लोगों में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता न होने के कारण इस बीमारी से अमेरिकन की मृत्यु होने लगी और बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका का किसके हाथ में आ गया? यूरोप के हाथ में आ गया। इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। जब हम 19वीं शताब्दी के विश्व की बात करते हैं तो हम 1815 से 1914 की बात करते हैं और इसी दरमियान अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 तरह की गतियों या प्रवाह का उल्लेख किया है। किन 3 गतियों के बारे में बात करी है? पहला, कौन सा प्रवाह हो रहा है पूरे वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में, या हम बोलें कि भूमंडलीकरण में सबसे प्रथम प्रवाह होता है व्यापार का प्रवाह। व्यापार के प्रवाह जब होता है तो व्यापार के साथ श्रम लगता है, पूंजी लगता है। सबसे पहले व्यापार करने के लिए हमें पूंजी चाहिए, तो पूंजी का प्रवाह होगा। फिर पूंजी लगाई है, व्यापार करना है, तो यहां से कोई व्यक्ति जाएगा वहां करने के लिए, यानी कि लोग जाएंगे, यानी कि श्रम होगा। तो 3 प्रवाह की बात की गई है, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हम देखते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था के उदय में हम देखते हैं कि हर देश अपने आप में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहा था। 18वीं सदी में के आखिरी में के दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लगा दिया गया था। कॉर्न लॉ क्या था? वहां के भूस्वामी चाहते थे कि ब्रिटेन के लोग आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर होने के लिए अगर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए और यूरोप में ही मक्का उत्पादन किया जाए और वहां के लोग आत्मनिर्भर हो जाए, इस प्रकार की उनकी मानसिकता थी। पर अपने ही देश में मक्का का उत्पादन इतना कम हुआ उनके पास कि वहां के लोग भूख से मरने लगे और मक्का क्या हो गया? महंगा हो गया। जिससे हम समझ सकते हैं कि कॉर्न लॉ क्या है। तो कॉर्न लॉ वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर क्या हुआ? जब आयात पे प्रतिबंध लगा और कुछ दिनों बाद ब्रिटेन में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा और सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। इसी सीरीज में हम देखते हैं कि कैनाल कॉलोनीज क्या थी। तो हम हमारे भारत में इसका एक उदाहरण देके देखते हैं कि भारत में पंजाब है, पंजाब में 5 नदियां बहती हैं और उन नदियों के सहारे, उन नदियों से उन्होंने यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने क्या निकाल दी थी? कैनाल निकाल दी थी, ताकि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सके। और वहां किस तरह का उत्पादन चाहते थे? उस समय वो गेहूं और कपास का उत्पादन करवा रहे थे और इन कैनाल्स के सहारे सहारे उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने इधर उधर से पंजाब के दूसरे क्षेत्रों से श्रमिकों को लाकर वहां बसाया। तो कैनाल कॉलोनी नई नहरों की सिंचाई वाले इलाके में पंजाब के अन्य स्थान के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को ही क्या कहा गया? कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। कैनाल कॉलोनी के बाद हम देखते हैं तकनीकी ने किस प्रकार से परिवर्तन किया, तकनीकी की क्या भूमिका रही है।
1870 के दशक के पहले यूरोप में जो भोजन के लिए मांस खाया जाता था वो अमेरिका के जानवर ही लाए जाते थे। अब अमेरिका से यूरोप जाते में जानवर जहाज की यात्रा करते थे। लंबी यात्रा होती थी। यात्रा के दरमियान कितने ही जानवरों की मृत्यु हो जाती थी। कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ कमजोर पड़ जाते थे। इस कारण से उतना मांस यूरोप नहीं पहुंच पाता था जितना वहां की आवश्यकता थी। जब वस्तु आवश्यकता से कम होती है तो उसके मूल्य में वृद्धि होती है और सामान्य व्यक्ति को उस तक पहुंचना, उसे खा पाना संभव नहीं हो पाता है। पर 1870 के दशक में जो टेक्नोलॉजी आई, मतलब जहाज बहुत अच्छी बनने गए। जहाजों में रेफ्रिजरेटर फिट किए गए, फ्रिज लगाए गए। रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जो फ्रिज लगाए गए, अब फ्रिज से क्या हुआ, जो जहाज अमेरिका गया है, अब जो जानवर अमेरिका से जहाज में लाए जाते थे, अब वो जानवर को अमेरिका में ही काटा गया। अब सिर्फ उनका मांस जहाज में फ्रिज में रख रख कर यूरोप लाया गया। पहले जानवर कम संख्या में पहुंचते थे, अब मांस अधिक संख्या मात्रा में पहुंचता है। जब मांस अधिक मात्रा में पहुंचेगा, जब वस्तु अधिक हो जाएगी तो उसका मूल्य गिर जाएगा और सामान्य लोग भी उसे खा सकेंगे। कुछ इसी तरह से हुआ। तकनीकी ने उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन किए और ये हम देखते हैं कि ये मांस अब सस्ता हो गया और साधारण मिडिल क्लास के लोग भी वहां पर मांस का सेवन करने लगे। सामान्य लोगों को भी मांस मिलने लगा, उनको अपना पौष्टिक आहार मिलने लगा। तो ये तकनीकी थी। तकनीकी में हमने देखा रेलवे का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। रेलवे का भी आविष्कार हुआ, जहाजों का आविष्कार हुआ, रासायनिक हथियारों का भी आविष्कार हुआ। अब हम देखते हैं 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद किस प्रकार से फैला। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां जर्मनी के बर्लिन में, यूरोप में है जर्मनी, जर्मनी में है बर्लिन एक शहर, और यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीका महादेश को आपस में बांट लिया। क्योंकि ये सारी शक्तियां बर्लिन में मिली, इसलिए इसे बर्लिन सम्मेलन भी कहते हैं। 1885 का बर्लिन सम्मेलन। और इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में बन गई, जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। एक बीमारी का जिक्र है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की एक बीमारी थी। यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ। यह बीमारी उन जानवरों से आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। इटालियन सैनिकों के पेट भरने के लिए ब्रिटिश एशिया के जानवरों को लाया गया। इन जानवरों को बीमारी होती हुई थी। उन जानवरों में बीमारी थी रिंडरपेस्ट और ये पूरे अफ्रीका में बीमारी आग की तरह फैल गई और मैक्सिमम अधिकतम जो जानवर थे कहाँ के, अफ्रीका के, वो रिंडरपेस्ट की काल के गाल में समा गए। रिंडरपेस्ट ने पूरी अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गई। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। अफ्रीका के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी का खतरा। अफ्रीका में बहुत क्षेत्र था, मतलब उनके पास बहुत विशाल भूमि थी और जिस भूमि पर वह कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, उन्हें किसी के लिए वेतन पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। पर जब यूरोपियंस ने अफ्रीका को अपने में बांट लिया तो अफ्रीका में उन्होंने अपनी खदानें खोदना शुरू किया, बागान स्थापित करने चालू किए। जब बागानों और खदानों में काम करने के लिए इन्हें मजदूरों की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने अफ्रीकन्स को कहा कि वो मजदूरी का काम करें। पर वो मजदूरी करने को तैयार नहीं थे, वो वेतन भोगी बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर थे, उनके अपनी भूमि थी, अपने मवेशी थे, वो सब था। पर रिंडरपेस्ट बीमारी आने के बाद उनके मवेशी जो थे, 90% मवेशी समाप्त हो गए, खत्म हो गए। सिर्फ 10% मवेशी बचे।
किनके पास? अफ्रीकन्स के पास। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने अफ्रीका में एक पैतृक नियम लगा दिया। नॉर्म सामान्यतः ऐसा होता है कि पिता की जो संपत्ति होती है वह उसके समस्त पुत्रों में बांट दी जाती थी, उसकी समस्त संतानों में बांट दी जाती थी। पर यूरोपियंस ने नियम बना दिया कि अब पिता की संपत्ति सिर्फ उसके बड़े पुत्र को प्राप्त होगी, उसकी बाकी की संतान को नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से उसकी बची हुई 2-3 जो भी संतानें होती थी वो सभी मजदूरी में ढकेल दी गई। इस प्रकार से अंग्रेजों को वहां से इस नियम के द्वारा उन्हें प्राप्त हुए और मजदूरों की संख्या। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब पैतृक लाभ बना दिया पहला उन्होंने, रिंडरपेस्ट के कारण उसके खत्म हो गए। एक और बात वहां हमें देखने को मिलती है अफ्रीका में, हमें यह भी दिखाई देता है कि वहां के लोगों को के ऊपर बड़े बड़े कर लगा दिए गए। अब बड़े बड़े कर लगा दिए गए, ऊंची ऊंची कर की दरें लगा दी गई। उन कर की दरों से निपटने के लिए भी उन्हें एक वेतनभोगी बनने की आवश्यकता हो गई। मतलब अब वो पैसे कमाएंगे तो वो कर जमा कर पाएंगे, टैक्स भर पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे अफ्रीका को यूरोपियंस ने अपने अंडर में ले लिया और अपना उपनिवेश बना दिया।